नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें कि एक बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है, जहां पर कोविड की दूसरी लहर के दौरान करीब 40 करोड़ की लागत से राजकीय मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का अस्पताल बनाया गया था। लेकिन जून 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इसका उद्घाटन भी किया और तीसरी लहर के बाद कोरोना के केस नहीं के बराबर मिलने लगे। इसके बाद अस्पताल को इन्हें हटाने के आदेश दिए गए शासन के द्वारा और अप्रैल के दूसरे हफ्ते में ये आदेश जारी किए गए। साथ ही अब अस्पताल के भीतर रखे करोड़ों रुपए के उपकरणों को सरकारी अस्पतालों में उनकी जरूरत के मुताबिक देने के लिए कहा गया था। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इन उपकरणों को सरकारी अस्पताल को देने की जगह मेडिकल कॉलेज के पुराने लेक्चर थिएटर में बंद कर उस पर ताला लगा दिया है। आपको बता दें कि ये उपकरण डंप कर दिए गए और डंप किए गए उपकरणों में रिमोट से संचालित होने वाले 125 बेड शामिल हैं। ये बेड 360 डिग्री में घूम सकते हैं, जो कि सामान्य बेड हैं और वो भी काफी महंगे बताए जा रहे हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि जब बेड को कोविड अस्पताल से लेक्चर थिएटर में डंप किया गया तो उबड़ खाबड़ सड़क में चलाकर इन्हें ले जाया गया है। और इस बीच देहरादून में शराब की दुकानों पर हो रहे ओवर रेटिंग की शिकायतों के बाद अब डीएम ने निर्देश जारी किए। दरअसल आपको बता दें कि देहरादून में पिछले कुछ दिनों से शराब की दुकानों में ओवर रेटिंग की शिकायतें की गई। हालांकि ओवर रेटिंग का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन इस बार प्रशासन इसे लेकर इस बार एक्शन लेने की फिराक में है और आपको बता दें कि पूरी तैयारी भी कर ली गई है। इसी को लेकर डीएम ने निर्देश जारी कर दिए हैं और अब ऐसे दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई होगी। खबर डालकुआं से है, जहां कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों को मानते हुए नजर आ रही है। यहां पर कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त हार मिली है और इसी को लेकर अब पार्टी जन संकल्प कार्यक्रम के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में बैठक आयोजित कर मंथन करेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आगामी पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव की रणनीति भी तय करेगी, जिसके लिए बूथ स्तर पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाएगा। इसी के साथ साथ सभी पदाधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे और इसी दौरान कांग्रेस पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। विधानसभा में जो हमें हार मिली है और इसका नव संकल्प के तहत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से ये आदेश में है कि आप चिंतन मंथन करिए और मेरा ये कहना है कि हम लोग लगातार चिंतन मंथन के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। जो ये सरकार रही है, महंगाई में आज बिल्कुल महंगाई बढ़ते जा रही है और हमने जैसे गैस सिलेंडर का दाम है 500 को पार नहीं होने देंगे वाली बात भी रखी थी। और जो कांग्रेस सरकार ने पिछली बार जो अच्छा जनता को मेंटेन दिया था, उसमें हम लोग जनता के बीच शायद इस बात को नहीं पहुंचा पाए, कोई कमी रही होगी। लेकिन हम आने वाले समय के लिए पंचायत चुनाव है और 2024 का चुनाव है, हम लगातार जनता के बीच जाएंगे और अपनी बात रखेंगे और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ ये सारे चुनाव जीतेगी और फिर से हम लोग एक बहुत बड़ा जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व रहा है उसके अंडर में काम करेंगे। विधानसभा में जो हमें तो इस चारधाम यात्रा की बात करें तो चारधाम यात्रा पर आ रहे तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग ने हरिद्वार में एक नया पंजीकरण केंद्र शुरू कर दिया है। हरिद्वार की पंतद्वीप पार्किंग में खोले गए इस केंद्र के दौरान 3 काउंटर खोले गए हैं, जहां पर पंजीकरण किया जा रहा है। यहां पर अतिरिक्त कोटे से तत्काल पंजीकरण कराया जा सकेगा। और आपको बता दें कि विदित ने कहा है कि यहां पर 2 दिन पहले पर्यटन सचिव से मुलाकात कर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पदाधिकारियों ने अतिरिक्त पंजीकरण केंद्र खोलने की मांग उठाई थी। इसी के बाद से सचिव दिलीप जावलकर ने पीसीएस अरविंद पांडे को हरिद्वार भेजकर पंजीकरण केंद्र शुरू करने के लिए कहा। उन्होंने बताया है कि इस केंद्र में 3 नए काउंटर बनाए गए।
मंगलवार को भी ऋषिकेश में चारधाम यात्रियों को हुई परेशानी और वहां पर उपजी अव्यवस्थाओं को लेकर बुधवार को पीसीएस अधिकारी अरविंद पांडे ऋषिकेश स्थित पंजीकरण केंद्र पहुंचे। यहां उन्होंने तीर्थयात्रियों की परेशानियों को दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही ये भी कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वालों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अफसर सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराएं। और हल्द्वानी के राजपुरा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क बनाए जाने से पहले क्षेत्र के पार्षद और अन्य जनप्रतिनिधियों को बिना विश्वास के लिए काम किया जा रहा था। यहां पर देर की वजह से देर रात पीडब्ल्यूडी द्वारा राजपुरा के वार्ड नंबर 12 में आकर सड़क ठीक करने को लेकर काम किया जा रहा था। इसी दौरान क्षेत्रीय पार्षद और नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क को ठीक तरीके से नहीं खोदा जा रहा। इसी को लेकर सड़क कमजोर बनेगी और दोबारा टूट जाएगी और बनी हुई सड़क पर दोबारा से लेयर चढ़ाने के लिए भी सड़क के टूटने का खतरा बना रहेगा। तो वहीं रात के समय आकर कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिसके बारे में क्षेत्र के पार्षद को कोई जानकारी पीडब्ल्यूडी द्वारा नहीं दी जा रही। नहीं, कुछ ऐसा विवाद नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा 326/2021 में ये स्वीकृत हुई है। टेंडर इसमें प्रोसेस हो चुका है और शीघ्र ही इन गलियों को बना दिया जाएगा। तो सर उनका कहना है कि जो गली ठीक है उसको न बना के दूसरी गली को बनाया जा रहा था। हाँ ठीक है, उस चीज़ को हम लोग देख लेंगे और उनके एडजेसेंट जो गलियाँ हैं उनकी स्थिति को देखते हुए उसी पर कार्रवाई कर ली जाएगी। सर नगर निगम और विभाग में कहीं ना कहीं मिलीभगत पे आरोप लगाया कि आप लोग मतलब मिलीभगत हो रही है और उसमें जो वहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं, जो लोग हैं, उनके नाम नहीं आ रहे हैं, ना ठेकेदार उनको कोई यहाँ पर तवज्जो दे रहा है और उनकी बगैर अनुमति की जानकारी के वहाँ काम किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनप्रतिनिधियों को सबको विश्वास में लेकर के काम होता है और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा उस समय माननीय मेयर साहब के दिशा निर्देश में हमें जो कार्य की योजनाएं मिली थी उसी पर एस्टीमेट बनाए गए थे और उसी ढंग से काम किया जा रहा है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी विश्वास में लेके काम हो रहा है। कहना ये था 2 सड़कें पास हुई है ना हमारी, सेकंड और थर्ड। तो थर्ड गली के लोगों का कहना है कि अगर वो सड़क बहुत मतलब उसमें बहुत गड्ढे हैं, उन लोग का ये कहना है कि अगर ये खुद जाती, खुद के दोबारा से अच्छे से, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस तीसरी गली अच्छे से बन जाती, बस हम यही कहने आए थे। तो क्या कहने का सर कह रहे हैं कि ये सब महापौर जी के हाथ में है, आप बात कर लीजिए और पूरा खोद के तो हमें परमिशन मिली नहीं है, खाली 3 सेंटीमीटर तक का डलेगी रोड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, कल हमारे राजपुरा वार्ड में राधा हरिया जी जहाँ की पार्षद है, तो वहाँ पे कल रात ये लोग एक तो चोरों की तरह रात को आते हैं, 11 बजे जब सब सो जाते हैं, जिस हिसाब से चोर आता है ना उस हिसाब से आते हैं अपनी पूरी गाड़ी वाड़ी लेके कि आज हम रात को रोड बना देंगे, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, क्या होगी, कुछ नहीं पता। दूसरी चीज, जहां रोड बनने की जरूरत है वहां रोड नहीं बना रहे हैं। ये जहां ऑलरेडी रोड बनी हुई है उसी के ऊपर रोड बनाने की तैयारी कर रहे थे, तो वहां के लोग रात को उठे, उन्होंने विरोध करा। आज इसकी जानकारी हमने क्या कहते हैं इस हिसाब से बात करी, उनको बताया। यहाँ के जो जय साहब है तो शायद छुट्टी में गए हुए हैं। और दूसरी चीज, जिस हिसाब से जब ये कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी जब कहीं भी काम करता है तो वहाँ पे क्षेत्रीय पार्षद का, प्रधान का नाम लिखता है। इनकी मनमर्जी आ रही है, जो पसंद आ रहा है उसका लिख दे रहे हैं, जो पसंद नहीं आ रहा है उसका नाम नहीं लिख रहे हैं। आज हमने इनको पूरी चेतावनी दी है, अगर इस हिसाब से आपकी मनमर्जी के हिसाब से काम हुआ तो पत्थर लगने से पहले इनके ऑफिस में लगवा दिया जाएगा। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए धामी सरकार निवेश की राह आसान बनाएगी। इसी के लिए सरकार ने अब बुनियादी अव्यवस्थापना विकास के साथ राज्य गति शक्ति का मास्टर प्लान बनाने का बजट में प्रावधान किया है। राज्य में अब पिछले 5 सालों में सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से 6,697 निवेश परियोजनाओं में 37,205 करोड़ की स्वीकृति दी गई थी। प्रदेश में अब रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए सरकार का निवेशकों को बेहतर सुविधाएं और प्रोत्साहित करने का फोकस है। निवेश को आसान बनाने के लिए अब सरकार ने बजट में गति शक्ति योजना को प्राथमिकता भी दी है और राज्य गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत राज्य की परिसंपत्तियों को GIS मैपिंग पर गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड करके इस योजना को कार्य योजना बनाया जाएगा।
और इससे निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए समय और लागत में कमी भी आएगी। आपको बता दें कि नवाचार आइडिया को कारोबार बनाने के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के लिए प्रदेश में नए इंक्यूबेटर सेंटर और स्टार्टअप को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। सरकार ने बजट में महिला स्टार्टअप को भी बढ़ावा देने का प्रावधान किया और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से करीब 2,04,96 लोगों को स्वरोजगार और रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म उद्यम योजना से छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों को 50,000 तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अब विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे ही दिन विपक्षी कांग्रेस ने सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस विधायकों के सवाल पर कई बार भाजपा के विधायक सदन में घिरते हुए दिखाई दिए और चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की मौत पर कांग्रेस विधायक आक्रामक दिखाई दिए हैं। कांग्रेस ने इस दौरान सदन में जमकर हंगामा करते हुए सरकार को विफल तक करार दिया है। बुधवार को सदन के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी कांग्रेस काफी आक्रामक रूप में दिखाई दी। आपको ये भी बता दें कि केदारनाथ और बद्रीनाथ समेत चारधाम यात्रा पर सरकार को जमकर घेरा गया। चारधाम यात्रा रूट पर तीर्थयात्रियों की मौत को विपक्षी कांग्रेस ने मुद्दा बनाते हुए सरकार को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि चारधाम में सफल संचालक को सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। तीर्थयात्रियों की मौत का आंकड़ा इसकी साफ गवाही दे रहा है। रजिस्ट्रेशन से लेकर तीर्थयात्रियों के ठहरने और चिकित्सा, पेयजल जैसी तमाम समस्याओं को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई और कहा कि कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए। सदन में विपक्षी कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट दिखाई दिया और सरकार पर जमकर हमला किया गया। प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर कराने को लेकर विपक्षी कांग्रेस ने सदन में जमकर हंगामा किया और ये भी आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार गरीब तबके के लोगों का उत्पीड़न कर रही है। चिंता भी जताई कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से लोगों को फ्री गेहूं, चावल जैसे राशन नहीं मिल पा रहा। और देश की तरह उत्तराखंड भी महंगाई से हलकान है। पिछले 3 महीनों में महंगाई मामूली रूप से नीचे जरूर खिसकी है और मई के महीने में राज्य की महंगाई दर 6.04% रही, जबकि अप्रैल में ये 6.77% थी। हालांकि आम आदमी की जरूरत से जुड़ी वस्तुओं के दाम अब भी उम्मीद से कहीं ज्यादा हैं। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने नेशनल स्टैंप सर्वे ऑफिस में हाल ही में जारी की गई उपभोक्ता मूल्य सूचांक से ये खुलासा किया गया है। इस बीच आपको बता दें कि एसएसओ के मई के सूचांक में बताया गया कि देश में सबसे अधिक महंगाई दर तेलंगाना में रही है, जहां पर 9.45% महंगाई दर रही। सबसे कम दर रही है 4.82%, जो कि केरल राज्य में रही। उत्तराखंड महंगाई दर के मामले में देश के 15वें स्थान पर है और उत्तराखंड महंगाई के मामले में देश में 8वें स्थान पर था। और आपको बता दें कि ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब देश और प्रदेश में शहरों की तुलना में गांव की महंगाई में ज्यादा मार पड़ रही है। अप्रैल में भी उत्तराखंड के शहरों में 5.21% महंगाई दर थी, जबकि गांव में ये 6.53% रह गई। अब आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई दर अप्रैल में 7.79% से 0.75% घटकर मई के महीने में 7.05% रह गई है। राष्ट्रीय स्तर पर गांव में महंगाई दर 7.01, तो शहरों में ये दर 7.08% रह गई। और देश में कोरोना के केसेस में उछाल देखा जा रहा है। बुधवार को बीते 24 घंटे में 8,822 नए केस मिले, जबकि पिछले 3 महीने की तुलना में एक दिन में मिलने वाले ये सबसे ज्यादा केसेस हैं। इसी के साथ ही देश में सक्रिय केस अब 3,089 बढ़कर 93,637 हो गए। दैनिक संक्रमण दर भी बढ़ी है, जो कि 2.35% हो गई। इसी बीच आईसीएमआर के एक अध्ययन के अनुसार कोवैक्सीन की बूस्टर खुराक डेल्टा और ओमिक्रॉन के वेरिएंट के खिलाफ कारगर साबित हुई है। बुधवार की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 15 लोगों की महामारी से मौत हुई। इसे मिलाकर अब देश में अब तक कुल 5,24,792 मौतें हो चुकी हैं और मंगलवार को नए संक्रमितों की संख्या में भी कमी आई। इस दिन 6,594 नए संक्रमित मिले थे, लेकिन सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर करीब 5,548 हो गई।
तो वहीं पिछले कुछ दिनों की बात करें तो मंगलवार को छोड़कर देश के नए संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ी है। सोमवार को करीब 8,084 नए मरीज सामने आए और इसी दिन दैनिक संक्रमण दर भी बढ़कर 4 महीने बाद 3.24% पहुंच गई। इसके पहले 11 फरवरी को संक्रमण दर 3.50% थी और अब बुधवार को यह संक्रमण दर घटकर 2.35% पर आ गई है। और आज से गर्मी से सुकून मिल सकता है। येलो अलर्ट हालांकि सरकार की तरफ से जारी किया गया और मौसम के बदले हुए मिजाज को देखते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने भी येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक मानसून की दस्तक से पहले ही पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसे अगले 24 घंटे में मैदानी इलाकों में उतरकर देखा जा सकता है। आपको यह बता दें कि अब मैदान से लेकर पहाड़ों तक कहीं कहीं तेज गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है। पिछले काफी दिनों से शरीर को झुलसा देने वाली जबरदस्त गर्मी का सामना कर रहे लोगों के लिए बुधवार कुछ और सुकून लेकर आ सकता है। बुधवार में मैदान से लेकर पहाड़ों तक का मिजाज जो है वो बदल चुका है और यहाँ पर 24 घंटे में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई। बताते चलें आपको कि मैदानों में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेजी से हवाएं चल सकती हैं और मौसम के बदले मिजाज को देखते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने येलो अलर्ट जारी किया है। अब मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक मानसून की दस्तक से पहले ही पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे अगले 24 घंटे में मैदान से लेकर पहाड़ों तक कहीं कहीं तेज गर्जना के साथ बारिश की संभावना है। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों में आंशिक बादल छाए रहने की बात कही गई, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां दोपहर के बाद तेज गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि इस दौरान मौसम के बदले मिजाज से तापमान में कमी देखने को मिलेगी और अगले 24 घंटे में देहरादून में अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रह सकता है। और इसी खबर के साथ ही उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।